के विद्यार्थियों और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और आपकी एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी राजस्थान बोर्ड की 11th और 12th की जो क्लासें हैं साइंस बैकग्राउंड की, वो आपकी यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। अब ये जो हमारी कोचिंग है बिल्कुल अभी नीचे स्तर पर है अभी तक, और आपका योगदान रहा तो ये काफ़ी आगे तक जाएगी और हमारी भी भरसक कोशिश रहेगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और पायदान आगे बढ़ते हैं और आज से आपकी हम एक रीट की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उनमें से सबसे पहले हमारी जो क्लासें होगी वो रीट की क्लासें होगी। तो उसके लिए आज की ये जो क्लास होगी वो होगी साइकोलॉजी की, और आपको ये क्लास दिलराज जी सर पढ़ाइए। उनको 4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा पढ़ाते हैं, कोचिंग में पहले से ही पढ़ाते हैं वो। तो आपको भी पता होगा कि हमारी जो ये क्लासें हैं बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल क्लासें होती है। सारे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक आपको लेकर जाते हैं। मेरे जो पहले के विद्यार्थी रह चुके हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे नए मेंबर धीराज जी सर को। आइए धीराज जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस में। और ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं की मुंह जबानी सुनिए। नमस्कार मित्रों, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन तो मेरा आपको पता चल ही गया होगा। इसे एक बार मैं फिर बता दूं, मेरा नाम दिलराज गुजर है और मैं 1-2 साल से सक्सेस कोचिंग क्लासेस धोनी में मेरी सेवा देता रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस की फैमिली में। फिलहाल कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मेरा ये कोचिंग का तो डिसीजन है सही है, मेरा खुद का भी व्यक्तिगत डिसीजन है कि बच्चों को हम चलो, अगर ये महामारी हमारे देश में पूरे विश्व में अगर फैल रही है तो क्यों ना हम बच्चों को उनके सर्वहित को लेकर, जो बच्चे फिलहाल अभी घर पे बैठे हुए हैं अपनी तैयारी में थोड़ी सी रुकावट से महसूस कर रहे हैं, उनको मित्रों उनकी तैयारी को एक पूर्ण रूप से निःशुल्क तरीके से हम कंटिन्यूटी रखें। इसके लिए मित्रों मैं आपके सामने आ गया हूँ। काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन कॉल और तमाम व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, सर कब लाइव आ रहे हो, कब वीडियो बना रहे हो, कब ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। तो मित्रों आपकी उन तमाम विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों मेरा जो सबसे पहला वीडियो रहने वाला है, मेरी जो सबसे पहले विषय वस्तु रहने वाली है वह आपके रिट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की मनोविज्ञान, जो काफ़ी एक उलझी हुई सी सब्जेक्ट है, उसको हम पूर्ण रूप से और सरल तरीके से उसको तय मान के चले। मित्रों पूरे 30 नंबर का आपका जो ये विषय वस्तु रहने वाला है। अगर आपको जो मेरे नोट्स आपको मिलने वाले, यानी कि मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के माध्यम से, अगर आप उनको घर बैठ के इस वीडियो को एक बार भी बारीकता से देखते हो तो ये तय मान के चले दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलने वाली है। आपको बड़ी इजी लगेगी साइकोलॉजी, फिर चाहे आप ग्रेड 2 का एग्जाम दो, ग्रेड 1 का दो और ग्रेड 3 का एग्जाम दो। मित्रों मैं स्टार्ट करता हूँ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी की जो पहला यूनिट है हमारा बाल विकास, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसको लेकर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। मित्रों बाकी जो हमारे जो टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, जैसे व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, अधिगम लर्निंग वाला टॉपिक है, इसके साथ ही साथ हमारा समायोजन वाला टॉपिक है, बुद्धि है, इसके साथ ही साथ RT एक्ट 2009, NCF 2005 और क्रियात्मक अनुसंधान, अति विशिष्ट बालक, पिछड़े हुए बालक, प्रतिभाशाली बालक, इंटेलिजेंस चिल्ड्रन, इन तमाम टॉपिक्स को हम आपके सामने पूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से, ऐसे कि जैसे आप हमारे सामने ऑफलाइन रूप में बैठे हुए हो। मित्रों बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस वीडियो को आप घर पे बैठ के आराम से अपने विषय वस्तु कंटेक्ट को हाथ में रहते हुए इसको ध्यान से पढ़े, और मेरा ये आपसे वादा है और मित्रों मैं पूरे सहज भाव से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँ कि मित्रों हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मित्रों ध्यान देना, हम साइकोलॉजी का जो पहला जो हमारा यूनिट है बाल विकास,
और इससे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है या मनोविज्ञान क्या है, क्यों हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं और मनोविज्ञान कैसे निकल के आए। मित्रों ध्यान देना, जो मनोविज्ञान का जो वर्तमान अभिप्राय है ये भले नया हो लेकिन इसका जो इतिहास है मित्रों मनोविज्ञान का ये काफी पुराना है। मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले मैं आपको इस विषय वस्तु को लेकर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। 2011 सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन बना था, मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, और उसमें मित्रों ध्यान देना ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था उसमें 14वीं ईसा पूर्व, फिर दूसरा ऑप्शन था उसमें 5वीं ईसा पूर्व। मित्रों इसके बाद में सी ऑप्शन था उसमें 17वीं सदी, और डी ऑप्शन था मित्रों 16वीं सदी। क्वेश्चन ये 2011 सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। मैं साइकोलॉजी को आपको पूर्ण रूप से बारीकता से पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आते कैसे हैं। विश्वास यहाँ इस कोचिंग पे आपका इतना ट्रस्ट बना के हम चलेंगे, आपको लगेगा वास्तव में हम ऑफलाइन बेस में बच्चों को पढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। मित्रों एक क्वेश्चन आया था मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, तो मित्रों ध्यान देना मनोविज्ञान की शुरुआत में ए ऑप्शन था 14वीं सदी, 5वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी। अधिकांश बच्चों ने, मान के चलो मित्रों 99% बच्चों ने इसमें जो राइट आंसर माना था वो माना था डी ऑप्शन, कि मनोविज्ञान की शुरुआत 16वीं सदी में होती है। और जाहिर सी बात है उनकी कोई गलती नहीं है। मार्केट में तमाम जितने भी, अगर आप मैं वही रेशो बताऊं, 99% जो किताबें आप मार्केट में अवेलेबल है उसमें स्टार्टिंग पहले पेज में लिखा होता है मनोविज्ञान की शुरुआत 16वीं सदी में हुई, जो सरासर गलत है मित्रों। मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी 14वीं ईसा पूर्व। कैसे हुई, अब इसी विषय वस्तु को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मित्रों ध्यान देना, जो आपकी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वस्तुतः जो विषय वस्तु है ये एक दार्शनिक विषय वस्तु है। मित्रों इसका जो जन्म हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वह यूनान से हुई, वह ग्रीक से हुई। और इस विषय वस्तु को जो सबसे पहले प्रकृति में लेकर आए, हमारे बीच में लेकर आए, वे जो वैज्ञानिक थे, वे जो व्यक्ति थे, वे दार्शनिक थे। और मित्रों आपको पता है दार्शनिक जो होते हैं वह करते क्या है। अगर आपके खुद के दर्शन सब्जेक्ट रहा है तो दर्शन में पढ़ते क्या है, हम दर्शन में पढ़ते हैं ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा क्या है, मन क्या है, इन तमाम चीजों को हम दर्शन में पढ़ते हैं। यानी कि हम दर्शन में अधिकांश नेचुरल चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनके बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं। तो मित्रों सबसे पहले 3 दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात। सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और इसके बाद में प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। एक सुकरात था, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ये 3 मित्रों ध्यान देना, ये आपके दर्शन थे, यानी कि दर्शन विषय बहुत प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। मित्रों ध्यान देना, इन्होंने किस विषय पर विचार किया। इन्होंने सबसे पहले विचार इस विषय पे किया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दर्शन में हम पढ़ते क्या है, यही चीजों को पढ़ते हैं। तो मित्रों ये सबसे देखो, ये दर्शन शास्त्र थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये सुकरात इनका गुरु था, प्लेटो इसका शिष्य, और फिर ये इसका शिष्य। तो मित्रों इन्होंने सबसे पहले बात की ईश्वर की हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और मित्रों ध्यान देना, सबसे पहले जो 14वीं सदी में, मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईसा पूर्व जो सदी थी, इसमें सबसे पहले जो विचार लेकर आए वो सुकरात लेकर आए। ये एक दार्शनिक थे और इन्होंने कहा कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले आप ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप मनुष्य का अध्ययन करोगे। यानी कि उन्होंने कहा कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों एक बार ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, किस दार्शनिक ने या किस मनोवैज्ञानिक ने इस विषय वस्तु के बारे में कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। तो मित्रों वे हमारे प्रमुख दार्शनिक थे सुकरात, जिन्होंने इस विषय वस्तु की सबसे पहले शुरुआत की थी। इतनी सी बात करने के बाद में मित्रों ध्यान देना, इनके शिष्य थे प्लेटो। इनके विचारों का प्रभाव प्लेटो पे आया। प्लेटो ने इस सुकरात के विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो मनुष्य होता है, इन्होंने कहा कि इस प्रकृति में 3 ऐसी विषय वस्तु होते हैं जो आपस में बंधे हुए होते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। उनमें से एक मनुष्य है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। मित्रों प्लेटो कहते हैं कि इस प्रकृति में 3 ऐसे विषय वस्तु जिनको हम कभी अलग नहीं कर सकते, जैसे मनुष्य है, आत्मा है और परमात्मा है।
ये कभी अलग नहीं होते। और मित्रों ध्यान देना, बाद में प्लेटो ने इसके बारे में एक और बात कही। प्लेटो की मित्रों ध्यान देना एक पुस्तक थी जिसका नाम था रिपब्लिक, पुस्तक का नाम था मित्रों रिपब्लिक। और रिपब्लिक में कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है, रिपब्लिक पुस्तक, री ये क्वेश्चन बना हुआ है एक आध दो एग्जाम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें पूछा गया था किस वैज्ञानिक या किस दार्शनिक की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, या निम्न में से प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है तो वह उसका नाम रहेगा रिपब्लिक। मित्रों ध्यान देना, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने कहा था कि जो मनुष्य होता है उसमें आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में ही आत्मा पाई जाती है। और प्लेटो ने कहा कि अगर ईश्वर की हमें प्राप्ति करना है तो सबसे पहले जो मनुष्य में जो आत्मा पाई जाती है उस आत्मा का हम अध्ययन करें, उसको हम पढ़े आत्मा क्या है। और जब हम पूर्ण रूप से आत्मा का अध्ययन कर लेंगे, पूर्ण रूप से आत्मा के बारे में समझ जाएंगे, तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, परम सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस विषय वस्तु को फिर आगे बढ़ाते हुए मित्रों ध्यान देना, प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। मित्रों ये 5वीं सदी की बात है। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, अरस्तु ने 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में इस आत्मा का जो आत्मा की जो विषय वस्तु है इसको आगे बढ़ाया। और मित्रों ध्यान देना, इस आत्मा की विषय वस्तु को आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बनाया, यानी कि आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया। मित्रों ध्यान देना, यहाँ तक केवल विचार चल रहे थे, बहुत ध्यान से देखना। अरस्तु ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, अब चाहे आप करो या मत करो, उन्होंने अपना विचार दे दिया। प्लेटो भी इसी का अनुसरण किया, उन्होंने कहा मनुष्य आत्मा परमात्मा आपस में बंधे होते हैं। और मनुष्य में उनकी रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसमें कहा गया कि मनुष्य में आत्मा पाए जाते हैं, और अगर मनुष्य आत्मा का अध्ययन अच्छे से करता है तो उसको एक परम सत्ता की यानी ईश्वर की यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी तक इसका अध्ययन नहीं हुआ था। पहली बार मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान के इस कंटेक्ट को यानी कि इस आत्मा के कंटेक्ट को अरस्तु ने 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में इसका अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया। तो मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान का जो सबसे पहले अभिप्राय निकल के आया, वह निकल के आया आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। यानी कि अरस्तु ने सबसे पहले इस मनोविज्ञान के बारे में, इस साइकोलॉजी के बारे में कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मित्रों बहुत ध्यान से देखना, अरस्तु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा, आत्मा का विज्ञान कहा। इसलिए मित्रों कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान के प्रथम जनक कौन थे, मनोविज्ञान के प्रथम जनक कौन थे, जो मनोविज्ञान के जो प्रथम जनक थे वे थे कौन, जल्दी से बताओ आप कौन थे। मित्रों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मनोविज्ञान का जो प्रथम जो जनक थे वे थे मित्र अरस्तु। आपसे पूछ ले आत्मा के विज्ञान का जो प्रतिपादन किया वो किसने कहा, तो किसने किया मित्रों ध्यान देना, अरस्तु ने। मित्रों ध्यान देना, आपसे पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। आपसे पूछे प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो सीधी सी बात है प्राचीन, क्योंकि ये स्टार्टिंग बातें हैं तो ये सबसे प्राचीन हो जाएगी। तो प्राचीन मनोविज्ञान के भी जनक कौन थे, अरस्तु थे। मित्रों एकमात्र वैज्ञानिक था जिनका नाम था कोल्सनिक। ये कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोल्सनिक। कोल्सनिक ने थोड़ा सा एक कंटेक्ट अलग दिया। कोल्सनिक ने कहा कि क्योंकि प्लेटो के बारे में कोल्सनिक कहते हैं क्योंकि आत्मा की जो सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था, देखो आत्मा शब्द का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, वह वैज्ञानिक वे दार्शनिक थे प्लेटो। इसलिए कोल्सनिक कहते हैं कि वास्तविक मनोविज्ञान का जो जनक मानना चाहिए वो किसको माना जाना चाहिए, प्लेटो को माना जाना चाहिए। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं मनोविज्ञान के जो पेपर होते हैं, अगर पेपर सिलेक्टर अच्छे मनोविज्ञान सब्जेक्ट का होगा तो वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोल्सनिक के अनुसार बताए वास्तविक मनोविज्ञान के या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो केवल कोल्सनिक के अनुसार मित्रों ध्यान देना, मनोविज्ञान के जनक होंगे वो प्लेटो होंगे। बाकी आपको सामान्य जनरल अगर अर्थ में पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन है या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है या आत्मा के विज्ञान का जनक कौन है, तो फिर मित्रों वह है अरस्तु। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, ये जो आत्मा का विज्ञान है जो अरस्तु ने इस मनोविज्ञान के बारे में कहा, सबसे पहले मैं बार बार कर रहा हूँ मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। अब मित्रों ध्यान देना, अरस्तु ने जो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा, ये अभिप्राय लगभग 2000 साल तक ऐसे ही भली भांति चलता रहा। लोग इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ते रहे। लेकिन मित्रों ध्यान देना, ये टाइम पीरियड था 16वीं सदी का।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको कुछ ही सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना हो सके जल्दी इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ओके, देखो मित्रों, अरस्तु का जो ये विज्ञान चल रहा था कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। इस आत्मा का विज्ञान को लगभग मित्रों ध्यान देना 2000 वर्षों तक लोग भली भांति पढ़ते रहे, लेकिन मित्रों ध्यान देना 16वीं सदी में 16वीं सदी में मतलब अगर मैं टाइम पीरियड पूरा लिखूं तो 1590 ईस्वी के लगभग एक वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था रुडोल्फ गोएकले। मित्रों रुडोल्फ गोएकले ने सबसे पहले इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। मित्रों रुडोल्फ गोएकले ने 2000 के बाद 2000 सालों के बाद यानी 1600 शताब्दी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम साइकोलॉजिया था। और मित्रों इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में बड़े ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मित्रों साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो थोड़े समय के लिए आपको ये, क्योंकि मित्रों आप टीचिंग मेथड में भी पढ़ोगे, अपने शिक्षण सूत्रों में भी पढ़ोगे, मित्रों ध्यान देना सामान्य से कठिन की ओर। ठीक है, ये हमारा टीचिंग मेथड नहीं होता, कठिन से सामान्य की ओर। कई बार टीचिंग मेथड पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में आपको कठिन लगेगी लेकिन धीरे धीरे हम सामान्य की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा, इसके अर्थग्रहण आपके मनोमस्तिष्क में चले जाएंगे तब जाके आपको लगेगा साइकोलॉजी दुनिया के सबसे इजी सब्जेक्ट है। मित्रों ध्यान देना, रुडोल्फ गोएकले ने आत्मा का विज्ञान का जो अभिप्राय जो निकल के आया, इसके बाद रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजिया शब्द कौन सी अवधि में? 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था साइकोलॉजिया। और मित्रों इस साइकोलॉजिया में सबसे पहले रुडोल्फ गोएकले ने इस मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी शब्द का निर्माण किया, यानी इस मनोविज्ञान का रूपांतरण अंग्रेजी में किया गया और उसका नाम था ये मित्रों साइकोलॉजी। आपसे पूछे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का, कई बार क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण का श्रेय, यानी कि अंग्रेजी में जो इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, इस विषय वस्तु का श्रेय या इसका श्रेय कौन से एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जाता है? तो वो जाता है रुडोल्फ गोएकले। और कौन से, बड़े ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान को साइकोलॉजी जो ये रूपांतरण हुआ यानी मनोविज्ञान को जो साइकोलॉजी कहा जाता है, इस शब्द का निर्माण कौन सी पुस्तक से हुआ? तो कौन सी पुस्तक से हुआ दोस्तों? ये साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से हुआ जो रुडोल्फ गोएकले के द्वारा रचित पुस्तक थी। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, वैसे साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी और एक लोगी। और ये मित्रों ध्यान देना दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द में, बार बार कर रहा हूँ, आपकी जो मनोविज्ञान है इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी वो यूनान भाषा के शब्द से हुई थी, यानी ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो मित्रों ध्यान देना ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अब मित्रों बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद में मित्रों एक वैज्ञानिक हुए, यहाँ से आपको अब ट्विस्ट आने लगेगी, अब कहानियां से चलेगी आपकी साइकोलॉजी में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो 2 सेकंड आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी से लीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखो मित्रों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि पूर्ण रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि बच्चों को समय समय पे इस प्रकार के विषय वस्तु मिलते रहे। मित्रों ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, मित्रों ध्यान देना, डेकार्त थे। मित्रों एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेकार्त थे। और मित्रों डेकार्त ने 1596 ईस्वी से, बड़े ध्यान से देना, एक टाइम पीरियड था 1596, इनका जन्म हुआ था 1596 में, और इन्होंने जो इस मनोविज्ञान में कार्य किया वो किया 1650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों ध्यान देना, जो आपके डेकार्त हैं, इन्होंने इस साइकोलॉजी को यानी इस मनोविज्ञान को थोड़ा सम्मान देने के लिए मनोविज्ञान को साइंस में जोड़ने की कोशिश की, इसको भौतिकी में, जो साइंस का एक थीम चलता है भौतिक शास्त्र, उसमें जोड़ने की कोशिश की। और क्योंकि इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मित्रों आपके गांव के 2 बच्चे,
मान लो 10th कक्षा में, वो 10th कक्षा में पढ़ते, एक बच्चे के 10th कक्षा में परसेंट बनी 55%। ए ये एक मान लो ए नाम का एक बच्चा है जिसके कितने परसेंट बनी 55%। एक बच्चा है जो बी नाम का बच्चा है, उसके मान लो परसेंट बनी 65%। ये जो 55% वाला बच्चा है, अगर मान लो इसने 11th में सब्जेक्ट साइंस ले ली, और आपके जो 65% वाला बच्चा है जिसने आर्ट्स ली, आर्ट्स, मित्रों बड़े ध्यान से देखना, 10th क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है। रिजल्ट आया, ए नाम के बच्चे के 55% रहे, बी नाम के बच्चे के 65% रहे। मित्रों ए नाम के बच्चे ने भले इसके कम मार्क्स, इसने साइंस ले ली, और इस बच्चे ने क्या ले ली, कला वर्ग ले ली। आप मुझे बड़े ध्यान से ये बताइए, और खुद अब आप विचार कीजिए, गांव में, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में इज्जत इस साइंस वाले बच्चे की होगी या फिर आर्ट्स वाले बच्चे की होगी? मित्रों आप भी इस बात को भली भांति जानते हो, यहाँ पर जो इज्जत लोगों द्वारा की जाएगी, व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, हमारी सोसाइटी द्वारा की जाएगी, वह साइंस वाले बच्चे की जाएगी। मित्रों एक ट्रेंड सा बना हुआ है और जिंदगी भर इसी की करेंगे। तो मित्रों डेकार्ते ने भी सोचा क्यों ना यार हम मनोविज्ञान को, इस साइकोलॉजी को साइंस में जोड़ दिया जाए, ताकि साइंस साइंस में जैसे साइकोलॉजी का रूपांतरण होगा या ये इसमें कंटेक्ट हो जाएगी या कॉन्टेक्ट हो जाएगी, तो इसका और सम्मान बढ़ेगा, इसकी प्रतिष्ठान और बढ़ेगा। तो मित्रों ध्यान देना, डेकार्ते ने इसको किस में जोड़ने की इच्छा जताई, भौतिक शास्त्र में। और मैं बार बार कर रहा हूँ, भौतिक शास्त्र में इन्होंने क्यों जोड़ा है, इतना ये झंझट क्यों उठा रहे हैं, इतनी मकसद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मित्रों मनोविज्ञान को हल्का सा क्या मिले, सम्मान मिले। मनोविज्ञान विषय वस्तु, क्योंकि उस समय ज्यादा प्रॉपर विषय वस्तु नहीं हुई थी मित्रों, ये निकल के आई थी। और प्रकृति में कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में आती है तो धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होकर 100 तक पहुंचती है। तो मित्रों ध्यान देना, इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको भौतिक शास्त्र में जोड़ के इसको थोड़ा सम्मान दें। लेकिन मित्रों एक दुविधा ये हुई कि कुछ विशेष लोग थे, विशेष वैज्ञानिक मान के चलो, जिनके नाम था, एक था होब्स, एक था कांट, एक था लॉक, और एक थे स्पिनोजा। मित्रों होब्स, कांट, लॉक और स्पिनोजा ने कहा कि आप मनोविज्ञान को, मित्रों ध्यान देना, भौतिक शास्त्र में नहीं पढ़ सकते। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ सकते, उसने ये भी बताया, इन लोगों ने मित्रों बताया, डेकार्ते को कहा कि आप मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र में जोड़ के नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि भौतिक शास्त्र का तो मतलब होता है, विज्ञान का तो मतलब होता है जिसमें कोई मान हो, जिसे हम देख सके, जिसे हम पढ़ सके, जिसे हम उसकी पुष्टि कर सके। मित्रों विज्ञान किसे कहते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति की वे वस्तुएं जिनके बारे में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सके, वह साइंस है। मित्रों प्रकृति में कोई भी विषय वस्तु जिसके हम प्रयोग कर सके, जिसका हम पुष्टि कर सके, वह विज्ञान है। तो होब्स, कांट, लॉक, स्पिनोजा डेकार्ते को कहते हैं कि एक तो आप मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कर रहे हो, और फिर इसको एक आप भौतिक शास्त्र में जोड़ रहे हो। क्या मित्रों आप आत्मा का अध्ययन कर सकते हो? क्या क्या आत्मा को आप देख सकते हो साइंस की तरह? क्या आत्मा के आप प्रयोग कर सकते हो साइंस की तरह? क्या आत्मा की आप पुष्टि कर सकते हो? उसकी न तो हम अवधारणा बता सकते, न पुष्टि कर सकते, न उसके बारे में मित्रों हम कोई प्रयोग में ले जाके आत्मा को उस पर प्रयोग कर सके। तो इन लोगों ने इसको दुरह की संख्या दी, यानी ऐसी वस्तु जो अप्राप्य है, इसका कोई मतलब ही नहीं है भौतिक शास्त्र में जोड़ने का। तो मित्रों ध्यान देना, ये विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जगह नहीं मिली इन लोगों के प्रयासों से। और मित्रों एक नया प्रश्न उठ के आ गया कि फिर ये मनोविज्ञान है क्या? जब हम आत्मा का अध्ययन ही नहीं कर सकते तो फिर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आत्मा का विज्ञान नहीं तो फिर क्या है? तो ये जब बात निकल के आई कि मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, तो इन लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मित्रों ध्यान देना, 17वीं सदी में इटली के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े ध्यान से सुनना, 17वीं सदी में इटली के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पोम्पोनोजी। 17वीं सदी में इटली के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक था जिनका नाम था पोम्पोनोजी। और मित्रों ध्यान देना, इसने इस मनोविज्ञान के जो अभिप्राय था, आत्मा वाला विज्ञान, इस अभिप्राय को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान को एक नया विज्ञान कहा, जिसको बोला मन का विज्ञान। कई बार पूछ लिया जाता है 17वीं सदी में इटली के जो दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, उन्होंने मित्रों ध्यान देना कौन सी विज्ञान की शुरुआत की? मन का विज्ञान। या पूछ लिया जाता है मन के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मन के विज्ञान का, मनोविज्ञान का नहीं मित्रों। बड़े ध्यान से, दो उलझे हुए शब्द है, एक मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। मन के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी कौन से देश से संबंध रखते थे? इटली में। और मन के विज्ञान की अवधारणा पोम्पोनोजी ने कब दी? तो वो कब दी थी मित्रों? 17वीं सदी में दी थी। मित्रों ये अभिप्राय भी कुछ लंबा नहीं चला मित्रों, ये वहां पर एक और ये अड़चन आ गई कि मन का विज्ञान। अब मित्रों ध्यान देना, विज्ञान शब्द पीछे जुड़ गया, इसका मतलब मन को आप देख सकते हो लेकिन नहीं देख सकते। मन को ना आप देख सकते हो आत्मा की तरह, ना उसकी पुष्टि कर सकते हो। चलो अगर आप देख सकते हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अभी अगर आपको मेरा मन दिख रहा है, मेरे भी तो मन है, आपके भी मन है, तमाम जितने भी संसार में प्राणी हैं, उनके मन है। तो बताओ अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? इस बात का मुझे आप गौर करके बताओ, मेरे मन में क्या चल रहा है? आपके मन में क्या चल रहा है? आपको छोड़ के आपके भैया के मन में क्या चल रहा है? आपके अनुज के मन में क्या चल रहा है? मम्मी पापा के मन में क्या चल रहा है? आपके दोस्तों के मन में क्या चल रहा है? आरपीसी के जो मेंबर है उनके मन में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री साहब है उनके मन में क्या चल रहा है? एमपी एमएलए इनके मन में क्या चल रहा है? तो मित्रों जब हम मन के बारे में, आपको नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है? बताओ जरा। नहीं, आपको नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मन को हम पढ़ ही नहीं सकते, मन को हम देख ही नहीं सकते, मन की हम पुष्टि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर बताओ हम मन का विज्ञान कैसे कर सकते हैं इसको? तो मित्रों लोगों ने कहा ये मन का विज्ञान भी नहीं है, ये परिभाषा फिर यहाँ क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, 1870 में एक बहुत बड़े अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना की हम चर्चा वैसे कल करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं। विलियम जेम्स ने मित्रों ध्यान देना इस ही विज्ञान को यानी मनोविज्ञान को आगे बढ़ाते हुए इसको मित्रों चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान। इन्होंने कहा जीवन है तो चेतना है और चेतना है तो जीवन है और यही मनोविज्ञान है। लेकिन मित्रों ध्यान देना वही बात, चेतना को, चेतना है क्या? बताओ क्या है चेतना? चेतना का इनको पूर्ण रूप से इनको अभिप्राय इनके पास नहीं था, केवल उन्होंने कह दिया चेतना जिसमें वो जिंदगी वो जीवन है, वो अगर चेतना नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन यह अभिप्राय भी लंबे समय तक नहीं चला। मित्रों ध्यान देना इसी अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए थॉर्नडाइक नामक एक वैज्ञानिक हुए मित्रों, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिनने 20वीं सदी में मनोविज्ञान को एक बहुत बड़ा अभिप्राय दिया और इसको कहा व्यवहार का विज्ञान। मित्रों आज भी आधुनिक मनोविज्ञान में हम इसी को पढ़ते आ रहे हैं। और मित्रों ध्यान देना इन दो वैज्ञानिक जो मैं अभी आपके पास लास्ट में मैं बोल के जा रहा हूँ, विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक, क्योंकि मित्रों आज ये प्रथम क्लास है तो इसमें आज सारे कंटेक्ट में आपको इस परिचय के रूप में नहीं रख सकता, मनोविज्ञान की अवधारणा के रूप में। ये जो दो वैज्ञानिक रहे, विलियम जेम्स जिन्हें चेतना का विज्ञान कहा, और यही वैज्ञानिक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से अलग सब्जेक्ट कर दिया। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सुकरात के बारे में, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, डेकार्त के बारे में, इसके बाद में हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, कांट के बारे में, स्पिनोजा के बारे में, और साथ ही साथ रुडोल्फ गोयकले, पोम्पोनोजी, तमाम वैज्ञानिक जो आपके बीच में अभी आई है मित्रों, ये दार्शनिक वैज्ञानिक थे। और दर्शन अपने आप में एक सब्जेक्ट थी, फिलोसफी जिसे हम बोलते हैं, इसको भी मनोविज्ञान में साथ में लेकर हम पढ़ रहे थे। लेकिन विलियम जेम्स ऐसे प्रथम व्यक्ति थे मित्रों जिन्होंने जर्मनी का एक स्थान था पोल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिग नामक स्थान पे, जहाँ 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी बनी थी। और इस प्रयोगशाला का सबसे पहले जो निर्माण करवाया था वो विलियम वुंड थे। उनके नेतृत्व में मित्रों विलियम जेम्स ने 1870 में इस मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। इसलिए मित्रों ध्यान देना स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना फिर 20वीं शताब्दी में जब इस विषय वस्तु के बारे में सारे मतभेद खारिज होते जा रहे थे, आत्मा का विज्ञान का अभिप्राय खारिज हो गया, इसके बाद में मन के विज्ञान का अभिप्राय खारिज हो गया, विलियम जेम्स द्वारा जो अभिप्राय दिया गया चेतना का विज्ञान वो खारिज हो गया। तो फिर मित्रों ध्यान देना एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को जो सम्मेलन में बोलने का जो एक नियम बनाया गया था कि सबसे पहले वरिष्ठ आदमी बोलेंगे जिनको अनुभव ज्यादा होगा। तो मित्रों ध्यान देना कुछ लोगों ने सुबह से शाम हो गई, लोग बोलते गए, वरिष्ठ लोगों की श्रेणी से लोग बोलते गए, लेकिन मित्रों कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकल के आया। यही अर्थ मनोविज्ञान का इर्द गिर्द घूम के आया, ये मन का ही विज्ञान है, आत्मा का ही विज्ञान है। लेकिन लास्ट में जब टाइम आया तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉर्नडाइक, बिल्कुल ज्यादा बड़े नहीं थे, ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, युवा थे, और उन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और मित्रों मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और जब लोगों ने उनको कहा वंस मोर, एक बार और इसके बारे में मैं समझाओ, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति एक बार जन्म ले लेता है उसके व्यवहार में कभी ऋणात्मकता नहीं आती, व्यवहारता यानी कि जो व्यवहार होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। व्यवहार का ही हम अध्ययन करते हैं, यही मनोविज्ञान है।
जैसे मित्रों व्यवहार का कैसे होगा, देखो इधर मित्रों गांव है, फिर इसके बाद में ये डाणी है, फिर इसके बाद में कस्बा है, फिर इसके बाद में शहर है, फिर इसके बाद में विदेश है। चलो एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, उसको गांव के व्यवहार का पता है। जब उसकी थोड़ी ज़्यादा उम्र हुई, वो कहाँ जाएगा, डाणी में। तो मित्रों ध्यान देना, उसके पास गांव का तो व्यवहार रहेगा ही रहेगा। ये व्यवहार जब अगर वो गांव का व्यक्ति डाणी में आ जाएगा तो उसका गांव का व्यवहार कमजोर नहीं होगा, भले उसमें क्या होगा, इस गांव के व्यवहार में उसमें डाणी का व्यवहार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डाणी वाला व्यक्ति अगर फिर किसी कस्बे में जाता है तो इस डाणी के व्यवहार में फिर कस्बे का व्यवहार काउंट हो जाएगा। ये कस्बे वाला व्यक्ति अगर शहर में जाता है तो फिर इस कस्बे में शहर का व्यवहार काउंट हो जाएगा। और ये शहर वाला व्यक्ति मित्रों अगर विदेश में फॉरेन में जाता है तो फिर इसमें इस शहर में इस विदेश का व्यवहार क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। मान लो 5-10 साल बाद में विदेश का व्यक्ति फिर अपने गांव में आता है तो ऐसा नहीं है कि अपने गांव के व्यवहार को भूल जाएगा। यानी कि जो व्यवहार होता है वो हमेशा सकारात्मकता से बढ़ता रहता है, और इसे थॉर्नडाइक ने बताया मनोविज्ञान। तो अंतिम जो आधुनिक और मॉडर्न हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसका अभिप्राय होता है कि मनोविज्ञान जो होते हैं वो व्यवहार का विज्ञान होता है। और व्यवहार हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के जो प्रकृति में जिसका अस्तित्वमान है उसमें हमेशा उत्तरोत्तर वो बढ़ता रहता है। मित्रों आज की क्लास को केवल ये बेसिक आज मैंने साइकोलॉजी ली है, इससे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।